नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। पैसा, महंगाई और हमारा बटुआ। इन तीनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसको थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे। एक सवाल है, क्या हमारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है? यह सवाल सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब हम सबकी फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डालता है। क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसे हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक अदृश्य दुश्मन की तरह हमारे पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम करती रहती है। तो इन्फ्लेशन है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं, और जब दाम बढ़ते हैं तो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मतलब आज 100 रुपए में जो सामान आ रहा है, हो सकता है अगले साल उतना ना आए। बस इतनी सी बात है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा आखिर है क्या, और ये इन्फ्लेशन यानी इसका अदृश्य दुश्मन, इसके खिलाफ काम कैसे करता है। देखिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या अकाउंट में एक नंबर नहीं है। ये पूरी तरह से भरोसे पर टिका हुआ सिस्टम है। हम सब इस पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे हम चीजें खरीद सकते हैं। इसके 3 मेन काम हैं। ये चीजों के लेन देन का जरिया है, हर चीज की कीमत इससे ही तय होती है, और ये हमारी दौलत को स्टोर करने का एक तरीका है। ओके, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीजें महंगी होती ही क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि वक्त के साथ दाम बढ़ते जाते हैं? चलिए इसके पीछे की मैकेनिक्स को डीकोड करते हैं। मोटे तौर पर महंगाई बढ़ने के 4 बड़े कारण होते हैं। पहला है डिमांड का बढ़ना, मतलब जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं लेकिन सामान मार्केट में उतना ही है तो दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा, कॉस्ट का बढ़ना, यानी जब सामान बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे रॉ मटेरियल या पेट्रोल महंगा हो गया। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, ज्यादा नोट छापने से, तो उतने ही सामान के पीछे ज्यादा पैसा भागता है। और चौथा, जब हम जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती हैं। इस चीज को इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी से समझाया जाता है, जिसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, MV=PQ, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोच लीजिए एक तराजू है, एक पल्ले में है पूरी इकोनॉमी का पैसा और दूसरे पल्ले में है सारी चीजें और सर्विसेज। अब अगर आप पैसे वाला पल्ला भारी करते जाएं, यानी M बढ़ाते जाएं, लेकिन सामान उतना ही रहे, तो तराजू को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? सही सोचा, सामान की कीमत यानी P बढ़ जाएंगी। और इसका एक बहुत ही हालिया उदाहरण हमने देखा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा था कि पैंडेमिक के बाद जो सरकारों ने पैसा सिस्टम में डाला, उसने महंगाई के पहियों में ग्रीस का काम किया। मतलब उस एक्स्ट्रा पैसे ने डिमांड को तो जिंदा रखा, लेकिन साथ ही साथ कीमतों को भी तेजी से ऊपर धकेल दिया। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, लेकिन इस महंगाई की असली कीमत क्या है? मतलब हमारी यानी एक आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ता है? ये देखिए, ये टाइमलाइन एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मान लीजिए औसत महंगाई 6% सालाना है, तो आज के 100 रुपए की जो खरीदने की ताकत है ना, वो 5 साल बाद सिर्फ 70 रुपए रह जाएगी, और 10 साल बाद सिर्फ 55 रुपए। इसका मतलब साफ है, अलमारी में या कम ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट में रखा पैसा हर दिन धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। चलिए एक और आम सिचुएशन देखते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी की सैलरी में 5% का इजाफा हुआ। खुश होने वाली बात है, आखिर सैलरी बढ़ी है, लेकिन उसी साल महंगाई 7% बढ़ गई। तो क्या इससे कोई फायदा हुआ? और यह है इसका नतीजा, -2%। शॉकिंग है ना? इसका मतलब है कि सैलरी बढ़ने के बावजूद असल में खरीदने की शक्ति 2% कम हो गई। मतलब कागज पर तो अमीर हुए, लेकिन असलियत में थोड़े और गरीब हो गए। इसे कहते हैं रियल इनकम का घटना। तो क्या हर तरह की महंगाई बुरी है? जरूरी नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ी बहुत, जैसे 3 से 6% तक की इन्फ्लेशन, एक आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी का साइन हो सकती है। इसका मतलब है लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां बढ़ रही हैं। लेकिन जब ये 8% से ऊपर जाती है ना, तब ये आम इंसान की सेविंग्स को खाने लगती है, और खासकर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करती है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। अमीर लोग जो हैं वो अपनी दौलत को एसेट्स यानी संपत्ति में रखते हैं, जैसे उनके बिजनेस होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। जब महंगाई बढ़ती है तो इन एसेट्स की कीमत भी अक्सर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस बढ़ता है।
लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास, वो अपनी बचत को कैश या बैंक एफडी में रखता है, और जैसा कि हमने देखा, इनकी वैल्यू महंगाई के सामने लगातार गिरती रहती है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य दुश्मन से, इस इन्फ्लेशन से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए, इसको मात कैसे दी जाए। चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। ये टेबल इस पूरी लड़ाई को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है वो चीजें जो इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ती हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। लंबे समय में ये महंगाई को हरा देते हैं। सोना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा, सोने की ज्वेलरी नहीं, क्योंकि उस पर जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं वो उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो महंगाई से हार जाती हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट का मामूली ब्याज, एफडी जो अक्सर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, और घर पर रखा कैश जिसकी वैल्यू तो हर दिन कम हो रही है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, रियल रिटर्न। यही असली मीट्रिक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिला उसमें से महंगाई की दर को घटा दीजिए। जो बचा वही आपकी असली कमाई है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इक्विटी फंड ने साल में 12% का रिटर्न दिया और उस साल महंगाई 6% थी, तो असली यानी रियल रिटर्न कितना हुआ? 12 - 6 यानी 6%। ये 6% ही वो ग्रोथ है जो आपकी दौलत को सच में बढ़ा रही है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल, और ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा पैसा महंगाई से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले समय में फाइनेंशियल तौर पे आगे बढ़ा जा रहा है या ट्रेडमिल पर एक ही जगह दौड़ा जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।